इमेजिन करिए कि कल आप सुबह उठ के स्कूल जाएं और आपसे ये कह दिया जाए कि कल से आप हिंदी नहीं बोल सकते, यानी कि ये आपका आखिरी दिन है जब आप हिंदी बोल या फिर पढ़ सकते हैं और कल से आपको सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ बोलना है। तो कैसा लगेगा आपको? शौक में होंगे, क्योंकि हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, ये सिर्फ एक विषय नहीं है हमारे लिए, ये हमारी पहचान, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति है। ये भाषा हमारे इमोशंस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा एल्सेक के लोगों को फ्रांको प्रुशियन वॉर के बाद। और एग्जैक्टली यही पढ़ेंगे हम आज के इस चैप्टर द लास्ट लेसन के थ्रू। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है वो है अल्फोंसे डॉडेट। इनका जन्म हुआ था 1840 में और इनकी डेथ 1897 में हो गई थी। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अब ये जो स्टोरी है ये कब की है? ये तब की है जब फ्रांको प्रुशियन वॉर चल रहा था। ये वॉर चला एक साल 1870 से 1871 तक। अब ये वॉर क्या था? ये था वॉर फ्रांस और प्रुशिया के बीच। प्रुशिया जो कि अभी बना हुआ है जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स। तब के समय जर्मनी जो है वो एक यूनाइटेड स्टेट नहीं था। अभी जैसे है जर्मनी एक यूनाइटेड कंट्री, तब के समय वो एक ऐसा लाइक यूनाइटेड नेशंस नहीं था। यूरोप में बहुत सारे पावरफुल नेशंस थे और उनमें से प्रुशिया और फ्रांस दो मोस्ट पावरफुल नेशंस में से दो थे, ठीक है। और प्रुशिया का जो तब का प्राइम मिनिस्टर था वो था ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि इस वॉर का भी चीफ आर्किटेक्ट था। तो हुआ क्या, इस वॉर में फ्रांस हार गया प्रुशिया से और फ्रांस के दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेक्स और लॉरेन, ये दो मतलब प्रुशिया के हाथों में चला गया, ठीक है। तो इसके बाद जो हुआ ये है उसकी कहानी। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस कहानी में हमें मेनली लाइक दो कैरेक्टर्स मिलेंगे। एक है फ्रांस जो कि एक फ्रेंच स्कूल बॉय है, एल्सेक के एक स्कूल में ये पढ़ता है, और दूसरा है एम हेमेल जो कि उसी स्कूल का फ्रेंच टीचर है, ठीक है। तो फ्रांस एक नॉर्मल सा लड़का है जिसको मतलब पढ़ाई वढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उसको बाहर के खेल कूद में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको पढ़ाई की ऐसी कोई कदर भी नहीं है, वो ज़्यादातर स्कूल को स्किप भी करता है। और एम हेमेल है उसका फ्रेंच टीचर जो कि एल्सेक की उस स्कूल में पिछले 40 साल से पढ़ा रहा है। सो लेट्स गो टू द चैप्टर। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I didn't know the first word about them. तो फ्रांस क्या बोल रहा है कि उस दिन सुबह मैं ऑलरेडी लेट था, ठीक है, और वो मतलब बहुत डरा हुआ भी था बिकॉज उसका जो टीचर है ना उसने बोल रखा था कि वो ग्रामर के जो पार्टिसिपल्स होते हैं उन पे वो क्वेश्चंस पूछेगा क्लास में बच्चों से, और फ्रांस को पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी नहीं आता था, लाइक फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था ऐसा। फॉर ए मोमेंट I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. एक मोमेंट के लिए उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आ गया कि आज मैं स्कूल स्किप करता हूँ, ऑफन करता ही हूँ, तो आज भी कर देता हूँ स्किप, क्योंकि आज का दिन भी मतलब उसको इतना अट्रैक्टिव लगा कि आज का दिन भी इतना वार्म और ब्राइट है, इतना वार्म ब्राइट सनी। जंगल में जो है चिड़िया जो है वो चहचह कर रही है और ड्रिल कर रहे थे प्रुशियन सोल्जर्स जो है ओपन फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसको मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगी, एटलीस्ट स्कूल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी उसको ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी ऑल्दो इट वॉज वेरी टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, स्टिल उसने जो है अपने मन को मारा, रेजिस्ट किया और स्कूल के लिए भागा वो बेचारा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. तो वो जब टाउन हॉल को मतलब पास करके वो गया ना, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ आता है जिसमें मतलब न्यूज़ वगैरह होते हैं। वॉर चल रहा था तो वॉर में मतलब क्या क्या हुआ,
वो सब न्यूज़ लगे होते हैं उसमें। और फ्रांस का ये कहना है कि पिछले 2 साल से वहाँ पे बस मतलब बुरे खबर ही आ रहे हैं कि वो लोग बैटल्स हार गए, या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनसे क्या कमांड वगैरह आया वो। और अब फ्रांस खुद ब खुद सोच रहा था कि अब क्या हो सकता है, अब क्या न्यूज़ आ सकता है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, boy. You'll get to your school in plenty of time." तो जब फ्रांस वो बोर्ड पढ़ के दौड़ के आ रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था स्कूल के लिए, तो उस बुलेटिन के सामने एक लोहार भी था जो कि बोर्ड पढ़ रहा था। तो उसने फ्रांस को पीछे से आवाज़ दिया कि इतना फास्ट मत जाओ, मतलब इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम पहुंच जाओगे, बहुत टाइम है आज स्कूल पहुंचने में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। फ्रांस को लगा कि ये जो लोहार है ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो दौड़ते दौड़ते जो है स्कूल पहुंचा, मतलब स्कूल में उस एम हेमल का एक गार्डन था, वहाँ तक दौड़ते दौड़ते पहुँच गया। Usually when the school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through that window I saw MML. I saw my classmates already in their places, and MML walking up with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Usually जब स्कूल शुरू होता है तो मतलब बहुत ऐसा हल्ला होता है स्कूल में, डेस्क की आवाज़ें, डेस्क की जो मूवमेंट्स होते हैं उसकी आवाज़ें, बच्चे शोर कर रहे हैं। और जब लेसन स्टार्ट होते हैं तो सब लोग मतलब अपने कान पे हाथ रख के सब लोग एक साथ ज़ोर ज़ोर से वो लेसन्स पढ़ते हैं, और हल्ला, टीचर्स भी मतलब बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ऐसा सब कुछ चीज़ होता है। लेकिन उस दिन सब कुछ चुपचाप था, मतलब बिल्कुल ही चुपचाप था। ऐसा लग रहा था कि उस दिन संडे है, ऐसा लग रहा था उस दिन स्कूल में कुछ बच्चे ही नहीं है, इतना चुपचाप था उस दिन। और खिड़की से जो है फ्रांस ने ऑलरेडी देख रखा था कि एम हेमल जो है वो अपने आयरन रूलर के साथ मतलब स्कूल क्लास में चल रहा था। और फ्रांस इतना डरा हुआ था क्योंकि सब बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए थे, एंड उसको सबके सामने लाइक दरवाज़ा खोल के अपने डेस्क तक आना था। ऑफ कोर्स हम सब ऐसे डरे हुए होते हैं। सो नेक्स्ट, but nothing happened. M. Himmel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little France. We were beginning without you." लेकिन जितना डरा हुआ फ्रांस था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने जल्दी से उसको देख के बोल दिया और बहुत ही काइंडली बोला कि अपनी जगह पे जाओ प्यारे, मतलब छोटे से फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही मतलब लेसन शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. Not till then, when I had got little over my fright, did I see that our teacher had on his black, beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. तो मतलब बहुत ही हड़बड़ी में फ्रांस जाके बैठा ही था, और उसने क्या नोटिस किया कि एम हेमल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का कोट उसने पहना है, जो फ्रिल्ड शर्ट उसने पहना है, और जो सिल्क का काला कैप उसने पहना है, ये सब वो कब पहनता था? जब स्कूल में कोई फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई सेरेमनी होती थी या फिर इंस्पेक्शन के लिए लोग आते थे, वो तभी ये सब पहनता था। तो फिर आज ऐसा क्या खास है जो एम हेमल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने हैं? Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered head, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and the Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सब कुछ तो उसको स्ट्रेंज और ऐसा सस्पेंसफुल लग रहा था, लेकिन उसने वो सरप्राइज हो गया जब उसने ये देखा कि क्लास के जो पीछे है वो वहाँ पे विलेज, उसके गांव के मतलब बड़े लोग बैठे हुए, बड़े इन द सेंस एल्डर सिटीजन्स जो है वो लोग बैठे हुए। कौन कौन बैठा हुआ था? पहले का मेयर, पहले का हॉसर और दूसरे बड़े लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। और वहाँ का जो हॉसर था वो एक किताब भी लाया था
लाइक एक ओल्ड प्राइमर जो वो खोल के बैठा हुआ था और उसके ऊपर उसने अपने चश्मे रखे हुए थे. While I was wondering about it all, Amhamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." और फ्रांस मतलब इन सब चीज़ों से उभर ही रहा था ऑलरेडी. उसको इतना ज़्यादा शौक वगैरह लग रहा था कि एमहेमल ने अपना चेयर लगाया और उसने उसी ग्रेव और जेंटल टोन जो उसने फ्रांस के लिए यूज़ किया था थोड़ी देर पहले, उसी में बोला कि मेरे बच्चों, ये लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा. बर्लिन से ये ऑर्डर आ चुका है कि कल से एल्सेस और लोरेन के सारे स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा. तो जो तुम लोग का नया मास्टर है जो जर्मन पढ़ाएगा वो कल आ जाएगा. तो ये हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ध्यान से सुनो. What a thunderstorm! What a thunderclap! These words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. और ये जो शब्द थे ना, ये मतलब फ्रांस के कानों में एक ठंडक क्लैप जैसा था, ठीक है. और उसने और वो ये सोच रहा था कि ये न्यूज़ है जो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड में लगाया था टाउन हॉल के. My last French lesson? Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop here then? Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed much nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो फ्रांस जो है अभी रिग्रेट कर रहा था कि है आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, आज आखिरी बार मैं फ्रेंच पढ़ूंगा, कल से मैं जर्मन पढ़ूंगा, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैंने तो अभी तक फ्रेंच पढ़ा ही नहीं कि ये ख़त्म हो गया. तो उसको मतलब अब रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने नहीं पढ़ा पहले, कि उसने नहीं सीखा, कि वो स्कूल स्किप करके बाहर जाया करता था खेलने के लिए. और यहाँ पे सार जो है ये एक रिवर का नाम है. उसको जो चीज़ें मतलब जो किताब उसको बोझ लगती थी, अब वो उसके लिए पुराने दोस्त जैसे है जिसको वो कभी नहीं मिलेगा. And Amhamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और ये किताबों के बारे में सोचते हुए उसको Amhamel का भी ख्याल आया कि कल से Amhamel भी नहीं होगा यहाँ पे, तो वो उसको भी बहुत मिस करेगा. और वो भूल गया कि Amhamel कितना क्रैंकी था, कितना इरिटेटिंग था ये सब कुछ. Poor man, it was in his honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो अब उसको मतलब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि Amhamel ने मतलब उसके स्पेशल क्लोथ्स क्यों पहने थे और विलेजर्स क्यों बैठे थे उस क्लास में. विलेजर्स को भी ये रिग्रेट था कि उन्होंने भी उनके टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं किया और वो यहाँ पे Amhamel के रिस्पेक्ट में और अपने इस कंट्री और इस लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में आए हैं जो अब उनका है ही नहीं. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to decide. What would I not have given to able to say that dreadful rule for participle, although very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on my decks, my heart beating and not daring to look up. जब वो ये सब सोच ही रहा था तब Amhamel ने उसका नाम बुलाया. मतलब उसका टर्न था अब रिसाइट करने का, लेकिन उसको नहीं आता था. Amhamel को चाहिए था क्या कि वो मतलब ऐसा वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर पढ़े विदाउट ए मिस्टेक, लेकिन फ्रांस ने जो है पहले ही सेंटेंस में गड़बड़ कर दिया. और वहाँ पे वो खड़ा था, उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और उसको हिम्मत नहीं हो रहा था ऊपर देखने का. I heard Amhamel say to me, I once called you little France. You must feel bad enough. See how it is every day we have said to ourselves, we have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. और जब वो ऐसे डरा हुआ खड़ा था
उसने एमएमएल को बोलते हुए सुना कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांस, तुम्हें ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो कैसा है, हर दिन हम लोग ये बोलते हैं कि हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है एलसीएस के लोगों के साथ। वो लोग अपना काम कल करेंगे बोल के छोड़ देते हैं। और अब देखो वो दिन भी आ गया है जब हम हमारा काम कल नहीं कर सकते हैं। तो अब तो मतलब लोगों को भी ये बोलने का मौका मिल गया कि तुम खुद को फ्रेंचमैन बोलते हो, लेकिन तुम ना ही फ्रेंच बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। लेकिन ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है फ्रांस, हमारे साथ भी ऐसा ही है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो इसके बाद फ्रांस ने खुद को भी ब्लेम किया और पेरेंट्स को भी ब्लेम किया, क्योंकि फ्रांस के पेरेंट्स भी उसको कभी कभी मिल में जो है काम करने के लिए भेज देते थे स्कूल आने के अलावा, क्योंकि थोड़े से पैसे के लिए, बस थोड़े से पैसे के। और कभी कभी एमएमएल भी क्या करता था, उसको पढ़ाने का मन नहीं होता था, वो सारे बच्चों को छुट्टी दे देता था और वो फिशिंग करने चला जाता था या फिर अपने गार्डन में चला जाता था। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold to their language, it is as if they had the key to their prison. इसके बाद एमएमएल एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलता गया कि फ्रेंच वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर है, सबसे लॉजिकल है, और हमें इसको हमारे अंदर ही गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि दूसरा देश के लोग शायद हमें एंस्लेव भी कर ले, लेकिन जब तक हम अपनी पहचान पर हमारा होल्ड है तब तक हमारे पास हमारे प्रिजन की चाबी है। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened to carefully, and that he had never explained everything with so much पेशेंस। और फिर एमएमएल जो है किताब खोला और वो पढ़ाने लगा, और फ्रांस जो है वो सरप्राइज था कि उसको सब कुछ इतना इजीली कैसे समझ में आ गया। मतलब उसको कुछ हार्ड भी नहीं लग रहा था, उसको ईच एंड एवरी वर्ड बहुत इजीली समझ में आ गया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि एमएमएल जो है उसको जितना सब कुछ पता है वो सब कुछ एक ही बार में मतलब उसके सब बच्चों को देना चाहता था, लेकिन एक ही दिन में वो कैसे दे सकता था। ठीक है, क्योंकि कल से तो हम फ्रेंच पढ़ने ही नहीं वाले थे, आज ही आखिरी दिन था, तो एमएमएल ने पूरा ट्राई किया कि वो कितना सिखा सकता था बच्चों को। फिर ग्रामर के लेसन के बाद उनका एक राइटिंग का लेसन था जिसमें वो फ्रेंच लिखना सीख रहे थे। उस दिन एमएमएल जो है वो बच्चों के लिए नए कॉपीज़ लेकर आया था, जिसमें ब्यूटीफुल राउंड मतलब ऐसे गोल करके लिखा था फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। वो मतलब छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह। सभी बच्चे लिखने में इतने बिजी थे कि उस क्लासरूम में सिर्फ पेन्स के स्क्रैच होने की आवाज़ें आ रही थी, और बीच में मतलब एक तरह से मक्खियाँ भी घुस गई, लेकिन किसी ने उन मक्खियों तक को ध्यान नहीं दिया। सब लोग बस लिख रहे थे। और छत पे 2-3 कबूतरें जो है वो कूकू कर रही थी, तो वो सुन के फ्रांस को ऐसा लगा कि क्या ये जर्मन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए फ़ोर्स करेंगे, जैसे सब इंसानों पे थोप दिया ये लैंग्वेज, क्या वो जीव जंतुओं पे भी ये लैंग्वेज थोपेंगे। और जब फ्रांस अपने टेबल से सामने देखता, उसको एमएमएल एकदम मोशनलेस चेयर पे बैठा हुआ नज़र आता, और एमएमएल क्लासरूम के एक चीज़ को थोड़ी देर घूर रहा था, उसके बाद दूसरी चीज़ को थोड़ी देर घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले एमएमएल चाहता था कि उसकी नज़रों में बस जाए ये रूम जैसा है, वो इमेज वो मतलब अपने माइंड में लेके जा रहा था। बेचारा एमएमएल वो पिछले 40 साल से यहाँ पे रह रहा था, उसका गार्डन था नीचे, उसने कुछ पेड़ पौधे लगाए थे जो कि बड़े हो गए थे, और उसको कितना बुरा लग रहा होगा क्योंकि उसकी बहन जो है वो अपने बैग्स पैक कर रहे थे, क्योंकि वो अगले दिन ये देश छोड़ के जाने वाले थे। लेकिन फिर भी उसमें इतना ज़्यादा करेज था कि वो हर लेसन एकदम बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाता था, मतलब कुछ भी छोड़ नहीं रहा था। राइटिंग के बाद एक हिस्ट्री का
लेसन हुआ और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो है उन्होंने फ्रांस के अल्फ़ाबेट्स पढ़े। जैसे हम लोग ABCD या फिर क ख ग घ पढ़ते हैं, वैसे ही उन्होंने फ्रेंच के अल्फ़ाबेट्स पढ़े, जैसे कि बा, बे, बी, बो, बू। बैठा हुआ हौसर जो कि प्राइमर लाया था। प्राइमर क्या था मैं आपको बताना भूल गई। प्राइमर मतलब बिगिनर्स के लिए एक किताब था जिसमें लाइक कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब होता है। तो पीछे बैठा हौसर भी प्राइमर से ये सारे अल्फ़ाबेट्स उन बच्चों के साथ ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और वो रो रहा था क्योंकि वो सब इमोशनल हो गए थे, क्योंकि क्लास अभी एंड ही होने वाला था ऑलमोस्ट। सब लोग रो रहे थे वहाँ पे। फिर अचानक से चर्च की जो घड़ी है उसमें 12 बजे और उसी सेम मोमेंट पे वो प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल से वापस आ रहे थे। एमहेमेल अपनी चेयर से उठ गया और उसका मुंह बिल्कुल ही मतलब ऐसे सफ़ेद पड़ चुका था। उसने बोला, मेरे दोस्तों। फिर वो बोलने की कोशिश कर रहा था कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पाया। ऐसा लगा कि उसके गले में कुछ अटक गया है। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गया, एक चॉक उठाया और उसमें जितनी भी जान थी वो लगाकर उसने लिखा वाइव ला फ्रांस। बहुत बड़े बड़े अक्षर में, जितने बड़े बड़े अक्षर में वो लिख सकता था उसमें उसने लिखा वाइव ला फ्रांस, जिसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो रुक गया और उसने अपने हाथों से ऐसे इशारा किया कि सब लोग जाओ, मतलब स्कूल ख़त्म हो गया है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स या फिर कुछ और भी चाहिए इस चैप्टर के लिए तो आप नीचे कमेंट कर दो। एंड अगर वीडियो में कुछ आपने सीखा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।